हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एडू रीड पे। और आज मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर नामक पाठ के सारांश के साथ उपस्थित हूँ। इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स, हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय, जो कि बिहार में है। और इनका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है, 24 अप्रैल को मेरा बर्थडे भी है। अतः आगे बढ़ते हैं। इनकी माता का नाम है मनरूप देवी और रवि सिंह इनके पिता का नाम है। शिक्षा के मामले में अगर बात की जाए तो आरंभिक शिक्षा गांव में हुई थी और 1928 में मोकामा घाट रेलवे से हाई स्कूल इन्होंने पास किया था। 1932 में पटना कॉलेज से बीए पास किए थे, ग्रेजुएशन किए थे हिस्ट्री ऑनर्स से। अगर इनके साहित्यिक अभिरुचि के बारे में बात की जाए तो 1925 में छात्र सहोदर पहली कविता प्रकाशित की गई इनकी। और कृतियों की अगर बात की जाए तो प्रणभंग जो 1929 में, और रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नील कुसुम और उर्वशी जो कि प्रमुख है इनके काव्य में। और इनके गद्य में अगर बात की जाए तो मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 उपाध्याय, जैसा कि हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं इनके रचनाओं के बारे में। और इनके सम्मान के बारे में अगर बात की जाए तो इन्हें संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इन्हें हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। राष्ट्र कवि अगर पूछे कि कौन है तो हम लोग इसे कहेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं। तो फ्रेंड्स, 2 शब्द मैं कहना चाहूँगी कि परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखते हुए और बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हुए और एग्ज़ाम के नज़दीकियों को देखते हुए हमने इस एक ही वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी सम्मिलित कर लिया है। तो वीडियो के एंड में हम लोग उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, बहुविकल्पीय क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग सारांश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। और इस चैप्टर में, इस पाठ में, अर्धनारीश्वर के इस निबंध में लेखक ने मूलतः दिनकर जी ने नर और नारी के बीच भेदभाव को ख़त्म करते हुए दिनकर जी ने अर्धनारीश्वर नामक निबंध को लिखा है। ठीक है, अतः इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो नर और नारी के बीच भेदभाव को ख़त्म करना है। तो इसी परिचय के साथ सारांश की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचेगी और आप इसका आनंद उठा के अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारांश की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित मतलब एक वैसा रूप जिसे हम लोगों ने कल्पना की है कि हाँ, अर्धनारीश्वर मतलब जो शिव हैं और पार्वती हैं उनका आधा आधा अंग हो सकता है। इस चीज़ की कल्पना करते हुए अर्धनारीश्वर को शंकर और पार्वती का रूप माना गया है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर के आधा अंग जो होते हैं वो पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि समान है। नारी एवं पुरुष के जो गुण हैं वो अत्यंत ही समान हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लड़कों में भी वो फीलिंग होती है जो लड़कियों में होती है। जैसे एक दूसरे का जैसे किसी भी जीव के प्रति दया करना, ममता करना और या फिर गुस्सा आना लड़कियों को भी आता है, लड़कों को भी आता है। दया लड़कियों को भी आता है, लड़कों को भी आता है। तो इस प्रकार दोनों के गुण जो है वो समान हैं। एक का गुण दूसरे के दोष नहीं है। ठीक है, तो एक का गुण दूसरे के दोष नहीं है का तात्पर्य है कि मेरे अंदर अगर घर के काम करने की शक्ति है तो
उस एक पुरुष के अंदर वो शक्ति नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पुरुष के अंदर ये चीज़ जो है वो दोष है। एक आगे है, प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है। नर मतलब होता है पुरुष, पुरुष के अंदर नारी का भी गुण होता है, परंतु पुरुष स्त्रैण कहे जाने से डर के मारे दबाए रखता है। मतलब कि वो फीलिंग जो है, जैसे ममता करना, जीव के प्रति दया करना, और किसी किसी पुरुष को जो है वो खाना बनाने भी आता है और घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं, परंतु बाहर अपने फ्रेंड से नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो कहीं लड़की मतलब चिढ़ाने ना लगे या फिर उसका निरादर ना करे। इस डर से वो इस चीज़ को दबाए रखते हैं। अतः नरों में वे विशेषताएं आ जाए जैसे दया, ममता, औदार्य, सेवा आदि, तो उनका व्यक्तित्व धूमिल नहीं बनता है। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि अगर नरों में यानी पुरुषों में अगर स्त्रियों वाला जो गुण आ जाए तो यह एक धूमिल नहीं है, अतः यह एक विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है पुरुषों की, और इससे उनका गर्व और बढ़ जाता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली, पुरुष को आनंद देने वाली रचना, घर के दीवारों में रहने वाली मानसिकता और उसे अलग बनाती है। अतः स्त्रियों में भी पुरुष के गुण सम्मिलित हैं, परंतु चार दीवारियों में रहकर स्त्री अपने गुणों को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ होती है और पुरुष आगे बढ़ते रहते हैं और स्त्री जो है वो पीछे हट जाती है। आगे है, समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाता गया, अर्थात प्राचीन काल से वर्तमान काल के इस दौरे में पुरुषों ने महिलाओं के गुण को चार दीवारियों में दबाए रखा है और स्त्रियों को केवल अपने सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वर्तमान में ये चीज़ केवल 20% देखने को मिलता है कि पुरुष ऐसा करते हैं स्त्रियों के साथ और उन्हें चार दीवारियों में केवल बंद करके रखते हैं, परंतु ऐसा होता है। आगे है, पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार का हक बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ केवल सुख का साधन समझा जाने लगा। निबंधकार कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी होते तो उन्हें अफसोस होता कि मैंने तो नारी में अंतर ही नहीं किया, हम साथ साथ रहे। पशु और पक्षियों में भी तो नर और नारी होते हैं, लेकिन वे नारियों पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अतः हम भी मनुष्य हैं, तो हमें भी उन पशु पक्षियों से कुछ सीखना चाहिए और हमें अपने पुरखों से, अपने जो पूर्वज हैं, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को अपने से अलग नहीं करना चाहिए, अतः पुरुषों से अलग नहीं रखना चाहिए। दोनों के बीच के भेदभाव को ख़त्म कर देना चाहिए। इसी के साथ आगे है, दिनकर जी स्त्री के प्रति टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद से तात्पर्य है जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। उनकी यानी टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र की नारी के प्रति जो कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का जो वो दृष्टिगत प्रभाव था उनके कविता पर, प्रेमचंद्र और प्रसाद के कविता पर, उनका जो है वो रामधारी सिंह दिनकर विरोध करते थे। प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो वो देवता बन जाता है और जब नारी पुरुष का स्वरूप लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ये जो प्रेमचंद्र का लाइन है इसे आप रिमेंबर रखना, याद रखना, ये क्योंकि आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2014 में। तो इसी के साथ आगे है, दिनकर जी कहते हैं कि यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई माला है। पुरुष अब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को क्रीड़ा का वस्तु मानते हैं। क्रीड़ा से तात्पर्य यहाँ पे खेल से है, क्रीड़ा मतलब खेल होता है, तो पुरुष जो हैं वो नारी को खेल समझते हुए उसे घर से ना निकलने की अनुमति देते हैं और उन पर शासन चलाते हैं। इसमें आगे है, जिसमें धूल कण ना लग जाए, यानी कि अगर स्त्री अगर बाहर निकलेगी तो उसमें धूल कण लग जाएंगे, इसलिए पुरुष उसे मना करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आगे निबंधकार कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक एक नारी और एक नारी को एक हद तक नर बनाना आवश्यक है।
अतः यहाँ पे पुरुष को नारियों का सम्मान करना और नारियों को पुरुष की भांति आगे बढ़ते रहना अपने जीवन में, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व का भी साधना की थी। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने भी अपने अंतिम दिनों तक नारीत्व का भी साधना किया था। उनकी जो पोती थी, यानी गांधी जी की जो पोती थी, उन्होंने पुस्तक लिखी थी एक, जिसका नाम है बापू मेरी माँ है। उनका नाम ही बापू मेरी माँ है। ठीक है, तो उनकी जो बेटी थी, उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी बापू मेरी माँ। तो आपसे अगर बहुविकल्पी में पूछा जाए कि इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा था इनकी पोती ने, तो आप इसे आंसर में लिख सकते हो बापू मेरी माँ। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ यह सारांश जो है वो अब समाप्त होता है और आते हैं हम लोग बढ़ते हैं अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एक निबंध है जिसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। और सेकंड क्वेश्चन में आते हैं दिनकर किस युग के कवि हैं, तो ये है छायावादोत्तर युग के कवि। और थर्ड क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अर्धनारीश्वर जो है वो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ये सभी को पता है। और चौथा क्वेश्चन है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया। इसका सही उत्तर होगा लता बना दिया। आपके जो बुक है 100 मार्क्स हिंदी का जो बुक है, उसमें आप लोगों को ये चीज़ दिखा होगा कि उसमें एक लाइन है जिसमें ये चीज़ लिखा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन की ओर आते हैं जिसमें लिखा है कामनी अपने साथ कैसे शांति लाती है। इसका सही उत्तर होगा यामिनी जैसी। और उसके बाद छठा क्वेश्चन है पुरुष जब नारी गुण लेता है तो क्या बन जाता है। तो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। ठीक है, पुरुष जब नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है। और सातवां है नारी जब नर के गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। तो आपके बुक में ये लाइन भी है, तो हर लाइन को एक लाइन को अच्छे से समझना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी दे सकता है। किसने कहा है कि जब नारी का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है, प्रेमचंद्र ने कहा है। और इस चीज़ को रामधारी सिंह दिनकर ने खंडित किया था, इस शब्द को कि पुरुष जो है जब वो लड़की नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, और जब पुरुष का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है। ये प्रेमचंद्र ने कहा था और इस चीज़ का इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर ने खंडित किया है इस चीज़ को कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 9वें क्वेश्चन में आते हैं, तो 9वें क्वेश्चन में लिखा है स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है। तो स्त्री का गुण जिस लड़के में रहता है वो स्त्रीण कहलाता है। ठीक है, और उसका 10वां क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया। तो बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को भिक्षुणी का अधिकार दिया, जो कि गलत है। और 11वें में है स्त्रियों को भिक्षुणी बनाने का अधिकार किसने दिया, किसने छीन लिया। तो इसका सही उत्तर होगा दिगंबर ने। अतः भिक्षुणी का अधिकार दिया था बुद्ध महावीर ने और छीन लिया था दिगंबर ने। 12वें क्वेश्चन में है दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा सिमरिया में। और 13वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दिनकर का जन्म किस सन में हुआ था। तो 1908 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 15वां क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सभ्यता का सबसे पहला सोपान क्या था। तो सभ्यता का सबसे पहला सोपान कृषि का विकास था। तो सबसे पहले हम लोगों ने कृषि का विकास किया था, उसके बाद हम लोगों ने आगे किया था विकास। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और लाभदायक साबित हुई होगी आपके प्रिपरेशन में। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो हमें उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे लाइक करके, सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए एडू रीड के साथ और जारी रखें अपने प्रिपरेशन एडू रीड के साथ। सेव वाटर सेव फ्यूचर।